सरल क्लासेज में सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ठोसों की द्रव्य विलेयता। तो ठोसों की द्रव्य विलेयता ये पीछे टॉपिक था और इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने थे। इस विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताए थे पीछे। ठोसों की द्रव्य विलेयता 3 कारकों से प्रभावित होती है। सबसे पहला कारक बताया था प्रकृति, दूसरा कारक बताया था ताप और तीसरा कारक बताया था दाब। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। प्रकृति में कहा था कि प्रकृति समान होनी चाहिए। इसका मतलब विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। अगर हमारा विलेय ध्रुवीय प्रकृति का है तो विलायक भी ध्रुवीय प्रकृति का होना चाहिए। अगर हमारा विलेय अध्रुवीय प्रकृति का है तो विलायक भी अध्रुवीय प्रकृति का होना चाहिए, तो उनकी विलेयता अधिक होती है। ध्रुवीय के बारे में बताया, जैसे NaCl ध्रुवीय है, अमोनिया ध्रुवीय है, SO2 ध्रुवीय है, SO3 ध्रुवीय है। ये ध्रुवीय प्रकृति के भाग हैं। और अध्रुवीय प्रकृति में बताया था कि N2O2 I2, ठीक है ना, ये 2 वाले जो भी हैं, CCl4 है, बेंजीन है, ग्लूकोस है, इन सब की प्रकृति अध्रुवीय होती है। तो जो अध्रुवीय विलेय होगा उसको अध्रुवीय विलायक में डालो, ठीक है ना, तो उसकी विलेयता अधिक हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। और अगर कोई विलेय ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो उसको ध्रुवीय विलायक में डालो तो भी उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरे कारक का नाम था ताप। टेम्परेचर में कहा गया था कि ताप बढ़ाने पर सामान्यतः विलेयता बढ़ती है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसका जो प्रक्रम होता है वो ऊष्माशोषी होता है। ताप के आधार पर रासायनिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी क्रिया यानी एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। इन दोनों क्रियाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि एक अभिक्रिया शोषी है और दूसरी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। शोषी क्रियाओं में क्या होता है, इन क्रियाओं में ताप बढ़ाने पर विलेयता के मान में वृद्धि हो जाती है। और अगर मान लो किसी की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता घट जाती है, ठीक है ना। ऐसी क्रियाएं जिनमें ऊष्मा का लाभ होता है यानी अवशोषण होता है उनको शोषी क्रियाएं कहते हैं। जिनमें ऊष्मा की हानि होती है उनको क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यदि इसका ऐसे पता नहीं चले तो ऐसे है कि घर में मेहमान 2 ही प्रकार के आते हैं, नहीं क्या। अब एक मेहमान 50 किलोमीटर से आया नहीं, और आने पर ही आपने उसको दरवाजे से ही भगा दिया। इसका मतलब उसकी क्रिया तो कैसी हो जाएगी, क्षेपी, यानी उसका और आपका व्यवहार कैसा है, कमजोर है, ठीक है ना। और एक मेहमान वही 50 किलोमीटर से आया लेकिन आपने उसको अंदर बैठाया, चाय पानी पिलाया, इसका मतलब उसकी क्रिया का टाइप कैसा हो गया, शोषी। उसने अवशोषण किया आपकी ऊर्जा का, तो इसका मतलब इसकी विलेयता ज्यादा होगी, इसकी विलेयता नहीं होगी, ठीक है ना। सेम वही तरीका टेम्परेचर का है। नहीं, अब मुख्यतः आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि मुख्यतः ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है और बढ़ने का कारण अभिक्रिया का टाइप कौन सा है, शोषी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोस के जो अणु होते हैं उन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इनकी गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाता है। गतिज ऊर्जा ज्यादा होने से इनकी टक्कर ज्यादा हो जाती है, तो टक्करों की संख्या ज्यादा हो जाती है और टक्कर अधिक होने से उसकी विलेयता का मान बढ़ जाता है, ठीक। और दाबीय जो कारक था, इस दाबीय कारक में आपको बताया था कि ठोस असंपीड्य होते हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। और दबाया नहीं जा सकता इसका मतलब ये विलेयता को अप्रभावित करता है, यानी अपरिवर्तित रहती है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने से अपरिवर्तित रहती है, यानी इसे ना बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली विलेयता कंप्लीट हो गई जिसका नाम है ठोस की द्रव में विलेयता। इसके बाद हमें दूसरी जो विलेयता पढ़नी है वो होती है गैस की द्रव में विलेयता। और अगर गैस की द्रव में विलेयता देखें तो भाई इसके अंदर विलेय तो गैस है, विलेय बराबर गैस, और इसमें विलायक बराबर द्रव है, विलायक बराबर द्रव है, ठीक है ना।
जब एक निश्चित आयतन की गैस को किसी द्रव में घोला जाएगा तो उस पॉइंट को कहते हैं अवशोषण गुणांक। क्या कहते हैं उसको? अवशोषण गुणांक। पहले आपको यह समझना है कि गैस की द्रव में विलेयता क्या है। गैस की द्रव में विलेयता में गैस विलय होती है, द्रव विलायक होता है। ठीक। दूसरी बात, जब एक निश्चित आयतन की गैस को किसी द्रव में घोला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अवशोषण गुणांक कहा जाता है। ठीक है ना? तो उस बिंदु को अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो गैस की द्रव में विलेयता, एक निश्चित आयतन की गैस को किसी द्रव में विलयशील करने पर अवशोषण गुणांक प्राप्त होता है हमें। ठीक है ना? और ये जो विलेयता होती है गैस की द्रव में, इस विलेयता को भी प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये जो विलेयता है ये भी किन किन कारकों से प्रभावित होती है। तो ये विलेयता किन कारकों से प्रभावित होगी? तो इसके भी 3 कारक होते हैं। पहले कारक का नाम वही प्रकृति है, दूसरे कारक का नाम ताप है और तीसरे कारक का नाम दाब है। तो गैसों की द्रव में विलेयता भी 3 कारकों से प्रभावित होती है। 3 कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले कारक की बात करें, प्रकृति। प्रकृति का मतलब विलय और विलायक दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। ठीक है? विलय गैस, विलायक द्रव, और इन दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए तो विलेयता भी अधिक होती है। ठीक है ना? या फिर दूसरा तरीका क्या है इसमें, अगर किसी गैस की प्रकृति ध्रुवीय है तो द्रव विलायक की प्रकृति भी ध्रुवीय ही होनी चाहिए तो विलेयता ज्यादा होगी। या दूसरा तरीका क्या है, अगर मानो कोई गैस किसी द्रव के साथ यौगिक बना लेती है तो उसकी भी विलेयता ज्यादा होती है। अगर कोई गैस, ये मानो गैस है, ये किसी द्रव के साथ यौगिक बना लेती है तो उसकी भी विलेयता अधिक होती है। ठीक है ना? या ऐसे कहें कि ऐसी गैसें जिनका अवशोषण गुणांक अधिक होता है उनकी विलेयता भी ज्यादा होती है। तो मैंने प्रकृति में कितने फैक्टर बताए, एक तो प्रकृति समान होनी चाहिए। ठीक है? गैस और द्रव दोनों की प्रकृति समान होगी तो विलेयता ज्यादा होगी, एक तो। दूसरा बिंदु क्या है, अगर कोई गैस किसी द्रव के साथ यौगिक बना लेती है तो भी उसकी विलेयता ज्यादा होगी। ठीक। तीसरा, अगर किसी गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा है तो भी उसकी विलेयता ज्यादा होगी। और अगर किसी गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा है, इसका मतलब उस गैस का क्रांतिक ताप कम होगा। अगर किसी गैस का क्रांतिक ताप कम है, अवशोषण गुणांक ज्यादा है तो उसकी विलेयता ज्यादा होगी। ठीक है ना? इसको हम अभी आगे उदाहरण से समझेंगे। नहीं, फिलहाल आपके सामने प्रकृति है और प्रकृति का परिचय आपको करा दिया है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट दूसरे कारक का नाम है ताप। ताप बढ़ाने से सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः ताप बढ़ाने से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी बनती है। कैसी बनती है? ऊष्माक्षेपी। अगर किसी गैस को द्रव में डालते हैं वे ताप बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अतः किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है। और यह प्रश्न बोर्ड में काफी बार पूछा गया है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है क्यों? तो भाई ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती क्यों है? टेम्परेचर बढ़ाने से। इसका कारण क्या है? कारण है अभिक्रिया का ऊष्माक्षेपी होना, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो दूर दूर चले जाएंगे तो इसका मतलब उसकी विलेयता घट जाएगी। उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है? तो आप इसका आंसर किसी प्रकार से दे सकते हो। प्रश्न याद रखें, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है क्यों? एक तो आंसर हो गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनकी ऊष्मा में हानि हो जाती है। हानि होने से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी बन जाती है, इसलिए उसकी विलेयता घट जाती है। ठीक है? यह तापीय कारक हुआ। तीसरे कारक का नाम है दाब।
कि भाई दाब बढ़ाने से विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। गैसों की द्रव पर विलेयता जो होती है वो दाब बढ़ाने से कैसे प्रभावित होती है। तो अगर दाबीय कारक की बात करें, दाब, तो भाई दाबीय कारक को समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक आया और उसने अपना एक नियम दिया था, हेनरी नियम। ठीक है ना। अब वैसे सामान्यतः ये देखा जाता है, जैसे ये कोई सिलेंडर है, नहीं, इस सिलेंडर के अंदर दाब लगाएंगे, जितना दाब लगाएंगे गैस उतनी ज्यादा आएगी इसमें। अगर मैं इस सिलेंडर में दाब बढ़ाता हूं तो गैस ज्यादा आएगी, गैस ज्यादा आएगी तो इसका मतलब विलेयता बढ़ेगी। तो भाई सामान्यतः हम भी जानते हैं कि ये देखा जाता है कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अगर किसी गैस पर दाब ज्यादा लगाएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। ठीक है ना, बढ़ जाएगी उसकी विलेयता। और सामान्यतः दैनिक जीवन में भी उदाहरण है इसका। आपने ये देखा है कि आप किसी सिलेंडर में 2 लीटर के सिलेंडर से गैस भर रहे हो, ये 2 लीटर का सिलेंडर है, इससे गैस भर रहे हो, और एक गैस भर रहे हो आप 15 लीटर से। ये एक 15 लीटर का सिलेंडर है, इससे गैस भरी जा रही है। अब मुझे बताओ इसमें से किस में जल्दी भरेगी। भाई आप कहोगे कि सब 15 लीटर वाला जल्दी भरेगा इसको। क्यों? क्योंकि 15 लीटर वाले में दाब ज्यादा है, क्योंकि 15 लीटर का मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है ना, तो 15 लीटर वाले सिलेंडर में मात्रा ज्यादा है यानी प्रेशर ज्यादा है, और दाब ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी विलेयता भी ज्यादा है। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि भाई मुख्यतः दाब बढ़ाने से गैसों की द्रव पर विलेयता बढ़ती है, मुख्यतः दाब बढ़ाने से बढ़ती है गैसों की द्रव में विलेयता। और ये चीज आपने देखी भी है, अगर किसी सिलेंडर में गैस की मात्रा ज्यादा होती है तो उसका दाब भी ज्यादा होता है, और दाब ज्यादा होता है तो उसकी विलेयता भी ज्यादा होती है। नहीं, इसलिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने क्या समझाया कि जो गैस की मात्रा होती है ना, जितनी ज्यादा मात्रा उतना ज्यादा दाब। ठीक है, और ये जो स्थिति होगी ये किस पर होगी? स्थिर ताप पर। भाई ये हेनरी का नियम किस पर लागू करेंगे हम? स्थिर ताप पर। यानी स्थिर ताप पर जो गैस की मात्रा होती है वो लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है ना, यानी स्थिर टेम्परेचर करना है, और जितनी मात्रा उतना दाब, ये तो दिख ही रहा है हमें। अगर किसी सिलेंडर में गैस की मात्रा ज्यादा है तो उस सिलेंडर द्वारा लगाया गया दाब भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, ऐसा ही हेनरी नामक वैज्ञानिक ने समझाया। उसने यही तो समझाया कि भाई स्थिर टेम्परेचर पर जो गैस की मात्रा होगी वो लगाए गए दाब के समानुपाती होगी। स्थिर ताप पर जो गैस की मात्रा है, गैस की मात्रा वो समानुपाती होगी किसके? दाब के। माना गैस की मात्रा स्मॉल है में, तो m समानुपाती होगा दाब के यानी P के, या इसको ऐसे लिखे m बराबर KHP। अब यहां KH क्या है? KH हेनरी नियतांक है। KH क्या है? हेनरी नियतांक है। अब ये जो हमने हेनरी का नियम दिया, ये किस पर दिया? स्थिर ताप पर दिया। ठीक है ना, तो हेनरी का नियम हमने जो लागू किया है वो किस पर लागू किया है? स्थिर टेम्परेचर पर लागू किया है। नहीं, तो इसने क्या बोला कि स्थिर ताप पर गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, m समानुपाती P, m बराबर KHP। KH क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट होता है। इस नियम को ऐसे भी बोला जा सकता है, हम जानते हैं, हमने एक इकाई पढ़ी है सांद्रता की जिसको कहते हैं मोल भिन्न, और मोल भिन्न बराबर क्या होता है? मोल बटे कुल मोल, यही होता है। और भाई मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, इसका मतलब इधर से देखो, यहां मात्रा जो है वो मोल के समानुपाती, और मोल मोल भिन्न के समानुपाती है। ठीक है ना, तो हेनरी के नियम को हम दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, गैस की मात्रा जो होती है वो मोल के समानुपाती होती है, और मोल जो होते हैं वो मोल भिन्न के समानुपाती होते हैं। गैस की मात्रा मोल के समानुपाती होती है, और मोल जो होते हैं वो मोल भिन्न के समानुपाती होते हैं। इसलिए उसने क्या कहा? किसी सिलेंडर पर लगने वाला दाब वो मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती है? मोल भिन्न के, गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी यहां XA बराबर क्या है? XA बराबर गैस की मोल भिन्न। ठीक है ना, तो हेनरी का नियम ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। एक तो हेनरी नियम ये रहा
कि स्थिर ताप पर गैस की मात्रा लगाई गई दाब के समानुपाती होती है। दूसरा, हेनरी के नियम को कैसे पढ़ सकते हैं हम, कैसे बताया जा सकता है? हेनरी का नियम ऐसे बता सकते हैं कि जो मात्रा होती है वो मोल के समानुपाती होते हैं, मोल मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसका मतलब जो दाब होगा वो मोल भिन्न के समानुपाती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मात्रा जो है वो डायरेक्टली समानुपाती है दाब के, और मात्रा मोल के भी समानुपाती है, और मोल मोल भिन्न के समानुपाती है। तो मात्रा और मोल भिन्न में क्या संबंध आएगा? समानुपाती का ही आएगा ना। मात्रा और मोल भिन्न एक दूसरे के समानुपाती होंगे। गैस की मात्रा मोल भिन्न के समानुपाती ही तो होगी, ठीक है ना। और जब गैस की मात्रा मोल भिन्न के समानुपाती होगी तो इसका मतलब मोल भिन्न दाब के समानुपाती होगी। क्यों? क्योंकि ये रहा ना, क्योंकि मात्रा की जगह सिर्फ क्या लिखना है, मोल भिन्न, इसलिए इसने क्या बोल दिया कि जो दाब है वो गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। इसलिए P बराबर KH डैश एक्स है, या KH डैश भी क्या है, ये भी हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब हमारे पास दो हेनरी नियतांक आ गए, एक हेनरी नियतांक है KH और एक हेनरी नियतांक है KH डैश, ठीक है ना। दोनों में क्या रिलेशन होता है? KH और KH डैश एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी KH बराबर 1/KH डैश, या KH डैश बराबर 1/KH, ठीक है। तो ये हेनरी का नियम हो गया, ये दाबीय कारक है। अब हमने आपको गैस की द्रव्य विलेयता के 3 कारक बता दिए। पहला कारक बता दिया प्रकृति, दूसरा कारक बता दिया ताप, और तीसरा कारक बता दिया दाब। तीनों कारकों को आप अच्छी तरह समझ सकते हो, ठीक है ना। प्रकृति में क्या बताया? प्रकृति में ये बताया कि गैस और द्रव की प्रकृति समान होनी चाहिए, ठीक है ना। ताप में क्या बताया? ताप बढ़ाने पर मुख्यतः गैसों की द्रव्य विलेयता घटती है। कारण क्या बताया? ऊष्माक्षेपी क्रिया के कारण, ठीक है ना, क्योंकि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे उनकी ऊष्मा में हानि हो जाती है, हानि होने से उनकी विलेयता घट जाती है, ठीक। तीसरे कारक का नाम था दाब। मुख्यतः दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, 2 सिलेंडरों का उदाहरण बताया इसमें, ठीक है ना। लेकिन दाबीय कारक को किस वैज्ञानिक ने समझाया था? हेनरी ने समझाया था, इसलिए उसको हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी नियम क्या होता है? किसी भी गैस की मात्रा लगाई गई दाब के समानुपाती होती है। कब? स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर गैस की मात्रा लगाई गई दाब के समानुपाती होती है, ये हेनरी का नियम है। एम क्या है? गैस की मात्रा है, लेकिन जो मात्रा होती है वो मोल भिन्न के भी समानुपाती होती है, इसलिए हम मात्रा की जगह मोल भिन्न लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने मोल भिन्न लिख दिया मात्रा की जगह। भाई यहां पर एम था, यहाँ एक्स से है, बस अंतर इतना है कि एक्स से उधर चला गया, ठीक है ना, कि गैस का दाब गैस की मोल भिन्न के समानुपाती हो जाएगा। मोल भिन्न का मतलब गैसों के अवयव होते हैं, ठीक है। और यहां पर KH डैश आ गया तो ये हेनरी कांस्टेंट बन गया। नहीं, अभी नेक्स्ट वीडियो में हमें इस प्रकृति के अंदर, अगले वीडियो में हम इस प्रकृति के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे अवशोषण गुणांक के बारे में, अवशोषण गुणांक, और क्रांतिक ताप, क्रांतिक टेम्परेचर के बारे में, और दूसरा दाब जो है यानी हेनरी का जो नियम है, इस नियम को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कराया, परिचय कराया है, तो गैस की द्रव्य विलेयता का परिचय करा दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर वापस गैस की द्रव्य विलेयता टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको डिटेल में पढ़ेंगे नहीं।